बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो सॉकेट प्रोग्रामिंग की एग्जांपल थी। सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो है एक सिस्टम के अंदर से हम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं और डेटा जो है वो पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग एक्चुअली नेटवर्क प्रोग्रामिंग होता है। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्रोग्राम्स की भी करके दिखाए। तो एक और टास्क में आप लोगों के ज़िम्मे ये लगाता हूँ कि आप जितने भी अच्छे से प्रोग्राम्स आप डेवलप कर सकते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो डेवलप करें। बेसिक जो नो हाउ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे जो है नेटवर्क प्रोग्रामिंग की जाती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग की जाती है। उससे रिलेटेड आपको जितने भी एग्जांपल्स अच्छे से नज़र आते हैं वो आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप इंटरनेट के ऊपर देखें सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी आपको अच्छे से टॉपिक्स जो हैं वो मिलते हैं तो आप उनको कवर अप कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे टॉपिक्स की बात थी उसके लिए मैंने सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक जो है हमारा RMI से रिलेटेड है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन का। ठीक है, तो देखते हैं कि रिमोट मेथड इन्वोकेशन जो है वो क्या होता है। उसके लिए भी आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। बाकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या जो आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं या स्लाइड्स या किसी कहीं से आपने वो करने बनाने हैं तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को जहाँ से अच्छी समझ आए वहाँ से आप इनको फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उससे भी जो है अपने जो है नोट्स बना सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज का हमारा टॉपिक जो है वो RMI है। RMI क्या होता है? एक्चुअली रिमोट मेथड इन्वोकेशन होता है। रिमोट मेथड इन्वोकेशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं, एक है रिमोट, दूसरा है मेथड और तीसरी चीज़ है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब है कॉल करना। ठीक है, मेथड का भी आप लोगों को पता है कि मेथड क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन वगैरह होता है। ठीक है, अच्छा रिमोट से मुराद ये है कि आपके अपने JVM या अपनी मशीन के ऊपर वो चीज़ नहीं पड़ी बल्कि रिमोटली किसी जगह पर जो है वो मेथड पड़ा हुआ है, आपने उस मेथड को जो है वो इन्वोक करना है या कॉल करना है। तो रिमोटली जब सिस्टम्स पड़े होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की प्रोग्राम्स या मेथड्स को जो है या ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कॉल कर रहे होते हैं। तो इस किस्म की जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो बनाने का काम आता है जब, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जावा के अंदर उसको हम कहते हैं RMI। RMI एक्चुअली क्या एक API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने के काम आती है। ठीक है, तो आज हम इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस चीज़ को आप लोगों ने देख लिया पहले कि RMI क्या होता है। RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन है। ठीक है, आगे लिखा गया इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट रिसाइडिंग इन वन JVM टू एक्सेस एंड इन्वोक एन ऑब्जेक्ट रनिंग इन अनदर JVM। वो चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि एक सिस्टम के ऊपर या एक JVM, सिस्टम क्या JVM, ठीक है, कि एक सिस्टम के ऊपर आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, दूसरे सिस्टम के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, आपने एक सिस्टम के ऑब्जेक्ट के ज़रिए दूसरे सिस्टम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, या एक सिस्टम के ज़रिए आप लोगों ने दूसरे सिस्टम के जो मेथड्स पड़े हुए हैं उनको इन्वोक करना है। इन्वोक से मुराद कॉल। ठीक है, देखिए ना, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप फंक्शन को कॉल करते हैं ना, मेथड को कॉल करते हैं।
तो वो जो मेथड्स होते हैं वो आपकी अपनी लाइब्रेरी के अंदर या अपनी क्लासेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब आप अपनी लाइब्रेरी या अपने जो पैकेज बनाया हुआ है आपने, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं, तो आप उन क्लासेस में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस के ज़रिए, ठीक है। या अगर पब्लिक रखा गया तो आप पब्लिकली जो है उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब एक सिस्टम जो है या एक आपकी फाइल जो या एक फंक्शन जो कि किसी दूसरी सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है, रिमोटली किसी नेटवर्क के ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे कि इंटरनेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप एक्सेस करते हैं, तो अगर आप एक सिस्टम से या एक सिस्टम के ऑब्जेक्ट के ज़रिए दूसरे सिस्टम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहें जो कि इंटरनेट के ज़रिए किसी दूसरी जगह पर पड़ा हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें RMI की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस API की हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, अभी देखते हैं कि RMI क्या है। यहाँ पर आके लिखा हुआ भी है कि RMI इज़ यूज टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम पहले भी सुना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है कि एक जगह एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि आपकी सारी की सारी चीज़ जो है वो एक ही जगह पर पड़ी हुई है, और डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद ये होता है कि आपके जो एप्लीकेशन है या सिस्टम है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन जावा प्रोग्राम्स, इट इज़ प्रोवाइडेड इन पैकेज java.rmi। तो java.rmi का पैकेज जो है उसका हमने यूज़ करना है, और उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना होगा, रिमोट में RMI का प्रोग्राम बनाने होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ज़रा सा आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इस डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को ज़रा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो सिस्टम्स है उसमें आपके पास एक क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट करता है ऑब्जेक्ट को। आपने अगर ऑब्जेक्ट के ज़रिए दूसरे जगह पर जो मेथड पड़े हुए हैं ऑब्जेक्ट हैं उनको आपने इन्वोक करना है, तो फिर क्या करेंगे, क्लाइंट उसको ऐसे समझा, जैसे क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट होती है ना, कि आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने आपका जो फंक्शन है या मेथड है उसको मैंने कॉल करना है। तो क्या होगा, क्लाइंट कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा जिसके ज़रिए सर्वर के अंदर जो मेथड पड़ा हुआ है उसको एक्सेस किया जा सके, ठीक है। क्लाइंट अगर एक फंक्शन को कॉल करना चाहता है जो कि सर्वर के पास है, ठीक है, तो क्या करेगा, एक प्रोसीजर अप्लाई करेगा जिसके ज़रिए जो है सर्वर के मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट की साइड पर एक गेटवे होता है जिसको हम स्टब कहते हैं, और सर्वर की साइड पर एक स्केलेटन, एक गेटवे होता है जो कि स्केलेटन कहलाता है, ठीक है। तो क्लाइंट स्टब से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और सर्वर जो होता है वो स्केलेटन से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो स्टब के ज़रिए हमने क्या करना होगा, डेटा को ऐसे समझो कि स्टब और ये स्केलेटन जो है ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्शन बना रहे होते हैं। ये इंटरनेट आ जाता है, ये इन दो चीज़ों को ना आप लोग इंटरनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है आपके पास, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी नेटवर्किंग में के अंदर आ जाती है, और ये RRL जो है ये वर्चुअल नेटवर्क के लिए कनेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ तक तो ये जो दो चीज़ें हैं आप इनको बेसिकली इंटरनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी इस जगह पर इंटरनेट लिख दूँ तो फिर भी आप लोगों को समझने के लिए ये चीज़ काफ़ी होगी, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर आपस में अगर कनेक्ट करने हैं तो क्लाइंट स्टब को कहेगा कि जी इसके स्केलेटन के साथ कनेक्शन बनाओ, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ये गेटवे है क्लाइंट के लिए स्टब और सर्वर के लिए स्केलेटन। उसके बाद RRL आ जाता है आपके पास, रिमोट रेफरेंस लेयर इसको कहा जाता है, और फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इन चारों को ना ये जो चार यहाँ पर आ रहे हैं और चार यहाँ पर आ रहे हैं, इन सब को ना हम अलग-अलग से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं,
ठीक है, ये जो मैंने अभी बात की है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको भी ज़रा सा रीड आउट करके समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ। इन एन RMI एप्लीकेशन वी राइट टू प्रोग्राम्स, द सर्वर प्रोग्राम रिसाइड ऑन द सर्वर एंड क्लाइंट प्रोग्राम रिसाइड ऑन द क्लाइंट। इनसाइड द सर्वर प्रोग्राम रिमोट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, कि सर्वर प्रोग्राम जो है उसमें रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अवेलेबल फॉर द क्लाइंट यूजिंग द रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ कि इस सर्वर ने क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि जिसके ज़रिए जो है हम कनेक्शन बना सकते हैं क्लाइंट के साथ। ठीक है, अच्छा द क्लाइंट प्रोग्राम रिक्वेस्ट द रिमोट ऑब्जेक्ट ऑन द सर्वर एंड ट्राइज टू इन्वोक इट्स मेथड्स। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके पास या कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ। ठीक है, और वहाँ से जो है आपका मेथड जो है वो कॉल कर दिया जाता है। ठीक है, इसका ये जो चार चीज़ें हैं इसके बारे में अलग-अलग से लिखा गया। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी जाना या नेटवर्किंग जब आप कर रहे थे। तो नेटवर्किंग के अंदर आप लोगों ने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली क्या होती है कि एंड टू एंड कनेक्शन बनाने के काम आता है। तो यहाँ पर भी उसका ट्रांसपोर्ट लेयर से मुराद आपका ऐसे समझो कि इंटरनेट है, नेटवर्किंग हो रही है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में लिखा गया कि दिस लेयर कनेक्ट्स द क्लाइंट एंड सर्वर, इट मैनेजेस द एग्जिस्टिंग कनेक्शन एंड आल्सो सेट्स अप न्यू कनेक्शन। ठीक है, मतलब ये कि जो इंटरनेट जैसे काम करता है तो आपने क्या करना होता है, ये एंड टू एंड कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ की जाती है। फिर असल चीज़ जो आपके पास है वो स्टब एंड स्केलेटन, इसको आप लोगों ने ज़रा सा समझना है, जो कि मैंने अभी आप लोगों का आइडिया जो है वो क्लियर कर भी दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ। स्टब क्या होता है, वो समझो कि एक प्रॉक्सी के तौर पर या एक गेटवे के तौर पर काम करता है क्लाइंट साइड के ऊपर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इट रिजाइड्स इन द क्लाइंट सिस्टम, इट एक्ट्स एज गेटवे फॉर द क्लाइंट प्रोग्राम। तो क्लाइंट प्रोग्राम के लिए एक गेटवे होता है जो कि क्या करता है, जो भी मेथड हमने इन्वोक करना होता है वो हम पहले स्टब के पास जाते हैं और स्टब क्या करता है, स्केलेटन को भेजता है और स्केलेटन के ज़रिए हम क्या करते हैं, सर्वर के अंदर से वो मेथड जो है वो इन्वोक करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये देखें स्केलेटन का मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे क्लाइंट साइड के ऊपर ये स्टब है तो सर्वर साइड के ऊपर क्या होगा, ये सर्वर साइड के ऊपर जो है वो आपका स्केलेटन यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है RRL रिमोट रेफरेंस लेयर। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बताया गया कि इट इज़ द लेयर विच मैनेजेस द रेफरेंसेस मेड बाय द क्लाइंट टू द रिमोट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए जो रेफरेंस बनाए जाते हैं जो कि हमने कॉल करना है अगर, तो पहले कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, फिर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, उसके लिए रेफरेंस क्रिएट किए जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उसको जो हैंडल कर रहा होता है वो रिमोट रेफरेंस लेयर होता है। ये एक्चुअली क्या है, ये जो आप लोगों को दिखाए गए हैं ये RRL लेयर है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। क्योंकि देखें ना, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है या RRL है, ये आप लोगों को जो है ऐसे समझो कि ये लॉजिकल ये चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है। ठीक है, तो असल चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है वो स्टब एंड स्केलेटन है। बाकी इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का वो अगर नहीं है, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है पता, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि इन चार की बजाय आप इधर लिख दें इंटरनेट, तो फिर भी आपका डायग्राम जो है वो ठीक आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड डायग्राम दूसरे भी दिखा सकता हूँ। RMI जावा ये देखें। ठीक है,
तो आप लोगों को इस चीज़ का ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं भी इमेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, शायद इसी वजह से जो है प्रॉब्लम बना हुआ है। चलिए इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें आपके पास ये क्लाइंट साइड है, उसके पास स्टब होता है, और आपके पास ये सर्वर साइड है, उसके पास स्केलेटन होता है। तो स्टब और स्केलेटन के ज़रिए ऐसे समझो कि कम्युनिकेशन हो रही होती है, और दरमियान के अंदर क्या आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि अगर आप इन दोनों की बजाय RLL और ट्रांसपोर्ट लेयर की बजाय अगर आप इंटरनेट लिख दें तो फिर भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, ये इमेज जो है वो सही नज़र नहीं आ रही, फिर भी मैं आप लोगों को वो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इधर से ज़्यादा नज़र अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये देखें ना, आपके पास ये क्लाइंट साइड है, यहाँ पर स्टब है, और यहाँ पर आपके पास सर्वर साइड है, यहाँ पर स्केलेटन है, और इन दोनों के दरमियान क्या इंटरनेट है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ इस चीज़ का जो है आइडिया हो गया होगा कि इसका स्टब कहाँ पे यूज़ होता है और स्केलेटन कहाँ पे यूज़ होता है। जब मैं प्रोग्रामिंग पे आऊँगा तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं कि वर्किंग ऑफ एन RMI एप्लीकेशन ये किस तरीके से काम करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बता भी दिया, लेकिन फिर भी डिस्कस कर देता हूँ कि व्हेन द क्लाइंट, ये देखिए इसके कुछ स्टेप्स हैं। व्हेन द क्लाइंट मेक्स अ कॉल टू द रिमोट ऑब्जेक्ट, अगर क्लाइंट जो है वो रिमोट ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहता है तो फिर क्या करेगा, इट इज़ रिसीव्ड बाय द स्टब, तो इस स्टब के ज़रिए करेगा, विच इवेंचुअली पासेस इस रिक्वेस्ट टू RRL। ठीक है, तो ये स्टब क्या करता है, पहले उसको RRL के अंदर जो है वो पास करता है रिमोट रेफरेंस लेयर के पास। फिर व्हेन द क्लाइंट साइड RRL रिसीव्स द रिक्वेस्ट इट इन्वोक्स द मेथड कॉल इन्वोक। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्वोक का मेथड होता है, उसको कॉल करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमोट रेफरेंस। इट पासेस द रिक्वेस्ट टू द RRL ऑन द सर्वर साइड, तो सर्वर साइड के ऊपर जो RRL जो होता है उसको पास कर दिया जाता है। अच्छा अगर आप लोगों को RRL यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट को इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर ये क्लाइंट सर्वर्स के अंदर से कोई मेथड कॉल करना चाहता है, इन्वोक करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, स्टब को रिक्वेस्ट करेगा, और स्टब क्या कर देगा, इंटरनेट से कनेक्शन बनाकर स्केलेटन के ज़रिए इस सर्वर से वो जो मेथड इन्वोक करना चाहते हैं उसको कॉल कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टेप और बताया गया RRL का, तो वो भी आप इसको अगर कवर अप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। द RRL ऑन द सर्वर साइड पासेस द रिक्वेस्ट टू द स्केलेटन, ठीक है, विच फाइनली इन्वोक्स द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन द सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि RRL जो सर्वर साइड के ऊपर है वो स्केलेटन को रिक्वेस्ट पास कर रहा है। ठीक है, सर्वर साइड के ऊपर जो स्केलेटन है उसको ये RRL जो है वो रिक्वेस्ट पास करता है, और वो स्केलेटन क्या करता है, सर्वर में से वो ऑब्जेक्ट को इन्वोक कर देता है। ठीक है, द रिज़ल्ट इज़ पास्ड ऑल द वे बैक टू द क्लाइंट, तो रिज़ल्ट जो है वो इसी तरीके से बैक कर दिया जाता है। ये जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐसे होते हुए यहाँ पे गई ना, ठीक है, सर्वर के पास, तो सर्वर से वापस स्केलेटन से RRL और उसके साथ इंटरनेट से होती वापस स्टब के ज़रिए जो है क्लाइंट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है आपका रिमोट को मेथड को इन्वोक करने का। ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग। ठीक है, मार्शलिंग से मुराद मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि जब आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई डेटा आपने सेंड करना है, ठीक है, तो डेटे को आप लोगों ने रेडी करना है सेंड करने के लिए। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स उसके अंदर हैंडल किए जाते हैं। जो मैसेज आप लोगों ने पास करना होता है तो उसके साथ कुछ पैरामीटर जो हैं वो पास करने हैं अगर, तो वो ऐसा समझो कि नेटवर्क के ऊपर सेंड करने के लिए जब डेटा को
पैकेज के अंदर लिया जाता है या रेडी किया जाता है, उसको हम मार्शलिंग कहते हैं। और जब डेटा जो है वो पहुंच जाता है सर्वर साइड के ऊपर, जो पैकेज पैरामीटर जो होते हैं वो जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर अपोजिट प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। मार्शलिंग जैसे की जा रही थी कि बंडल किया जा रहा था डेटा को, तो वहाँ पर अनबंडल किया जाता है। ठीक है, अपने मकसद की चीज़ जो है वो निकाली जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक दे दूँ कि जब आप इंटरनेट के ऊपर डेटा सेंड करते हैं तो आप लोगों ने OSI मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है, OSI मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपका एक्चुअल डेटा जो होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर या एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपने अगर डेटा को सेंड करना है तो वो पहले प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आएगी। ठीक है, इसी तरह से होते हुए जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, और आपके पास डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से होते हुए जो है वो सेंड कर दी जाती है। जब फिजिकल लेयर के ऊपर पहुंचती है तो वो एक्चुअल डेटा किस फॉर्म में तब्दील हो चुका होता है, वो एक्चुअल डेटा आपका बिट्स की फॉर्म में तब्दील हो चुका होता है। ठीक है, फ्रेम होते हैं, पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो पैकेट से होता हुआ फ्रेम से होता हुआ फिर क्या हो जाता है, बिट्स के अंदर आ जाता है, फिर बिट्स सेंड कर दी जाती हैं। जब रिसीवर के पास पहुंचता है डेटा तो बिट्स की फॉर्म में होता है, लेकिन बिट्स की फॉर्म में तो रिसीवर उसको चेक नहीं कर सकता ना। जब उसके पास पहुंच जाता है तो फिर वही अपोजिट प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। बिट से फ्रेम से फिर पैकेट से जो वो सेगमेंट, फिर सेगमेंट से जो है वो उसके ऊपर वो प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो उसको जाके नज़र आ सके। ठीक है, तो एक्चुअली में डेट अगर आपने वीडियो सेंड करनी है तो सेंड हो रही होती है बिट्स की फॉर्म में, लेकिन असल में होती क्या है, वीडियो है। तो वो ही ऐसा समझ, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस यहाँ पर भी वैसा सेम कॉन्सेप्ट है। मार्शलिंग से मुराद होती है कि वो सेंड करने के लिए डेटा जो है जब हम बंडल की फॉर्म में लिखते हैं, जो डेटा भी हमने सेंड करना है उसको हम एक बंडल की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्शलिंग। और जब रिसीवर के पास पहुंचता है या सर्वर के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जाके वो जो बंडल्ड फॉर्म में होता है उसको हम अनबंडल करते हैं और अपने मकसद की चीज़ जो है उसमें से निकालते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है अनमार्शलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि व्हेन अ क्लाइंट इन्वोक्स द मेथड दैट एक्सेप्ट पैरामीटर ऑन अ रिमोट ऑब्जेक्ट द पैरामीटर्स आर बंडल्ड इनटू मैसेज। ठीक है, तो पैरामीटर जितने भी आप लोगों ने अगर सेंड करने हैं तो उनको हम एक बंडल के अंदर जो है वो रखते हैं और बंडल करके एक मैसेज बना देते हैं बिफोर सेंड ओवर द नेटवर्क। दिस पैरामीटर में बी अ प्रिमिटिव टाइप और ऑब्जेक्ट्स। इन केस अ प्रिमिटिव टाइप द पैरामीटर्स आर पुट टुगेदर एंड अ हेडर इज अटैच्ड टू इट। मतलब कि रेडी किया जा रहा होता है इसको, मैसेज को। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इसी प्रोसेस का नाम क्या है, इसी प्रोसेस का नाम जो है वो मार्शलिंग है। और जब सर्वर साइड के ऊपर पहुंचता है डेटा तो वहां पर क्या लिखा गया, एट द सर्वर साइड द पैकेड पैरामीटर्स आर अनबंडल्ड। ठीक है, तो जो पैकेज आपके पैरामीटर्स होते हैं उनको अनबंडल किया जाता है एंड देन द रिक्वायर्ड मेथड इज इन्वोक। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड मेथड को इन्वोक कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, दिस प्रोसेस इज नोन एज अनमार्शलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अनमार्शलिंग कहेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो RMI रजिस्ट्री है। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया ना तो आप लोगों को कभी भी RMI मेथड या RMI को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में मैं ज़रा सा आप लोगों को पहले एक लॉजिक दे दूं कि किस तरीके से जो है ये काम करता है। ठीक है, सर्वर है, इसने कुछ फैसिलिटी या कुछ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है। क्लाइंट क्या करना चाहता है, क्लाइंट उसको एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, उसको यूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो सर्वर ने जो चीज़ भी फॉर एग्जांपल इसने ना कोई फंक्शन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है, कोई मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है। ठीक है, जब इसने कोई इम्प्लीमेंटेशन देनी है तो वो क्या करेगा,
RMI रजिस्ट्री की एक चीज़ होती है, रजिस्टर टाइप की एक चीज़ होती है जिसको हम RMI रजिस्ट्री कहते हैं। वहाँ पे जाके ना ये रिबाइंड कर देता है, बाइंड कर देता है। ठीक है, अगर क्लाइंट ने उस सर्वर के अंदर से उस मेथड को कॉल करना है तो क्लाइंट क्या करता है, पहले RMI रजिस्ट्री के अंदर वो लुकअप करता है, पहले चेक करता है कि ये जो है सर्वर के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। जब सर्वर के अंदर अवेलेबल होगी तो वो क्या कर देगा, उसी में से वो लुकअप कर लेगा, फैच कर लेगा सारी इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या करेगा, सर्वर से उसको कॉल कर देगा। ठीक है, ये सेम प्रोसीजर है जैसा कि आप लोगों को एक जनरल या इस RMI के अंदर एक जनरल किस्म की जो है एग्जांपल दी जाती है, जो कि आपकी एड्रेस बुक होती है जिसके अंदर आपके फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर, ये अभी तो मोबाइल का दौर आ गया यहाँ पर, तो इसके अंदर तो इससे पहले जो काम होता था, पहले वो ये होता था कि अगर हमने किसी को कॉल करनी होती थी और उसका नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था तो हम वो नंबर क्या PTCL एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल होता था। हम पहले उस एक्सचेंज से जो है वो नंबर निकालते थे, वहाँ पर ऐसे समझो कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी। ठीक है, वहाँ डायरेक्टरी से वो नंबर निकाला और उस बंदे को कॉल कर दिया जिसको हम कॉल करना चाहते हैं। या तो फिर इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को आजकल के दौर की ये बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपने डायरी बनाई हुई है जिसके अंदर आपने डिफरेंट किस्म के नंबर्स जो हैं वो सेव किए हुए हैं, तो आपको नंबर तो याद नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस डायरी में से उस बंदे का नंबर निकालते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं। ठीक है, डायरी में से बंदे का नंबर निकाला, फिर उसको कॉल किया। या फिर अगर आप लोग ऐसे ज़्यादा एडवांस एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें देखें ना, आप अपने मोबाइल के अंदर डिफरेंट किस्म के नंबर जो हैं वो सेव किए होते हैं। किसी को अगर कॉल करनी होती है तो आप डायरेक्ट तो कॉल नहीं करते, पहले आप क्या करते होते हैं, पहले आप अपने वो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जाते हैं और जो भी आपने कॉन्टैक्ट सेव किया होता है आप उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको कॉल कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर जो है यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है कि क्लाइंट ने अगर सर्वर के अंदर से उस किसी भी मेथड को इन्वोक करना है तो वो क्या करेगा, पहले जो है क्लाइंट क्या करेगा, रजिस्ट्री में से RMI रजिस्ट्री में से लुकअप करेगा, लुकअप मेथड को यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट को सर्च करेगा जिसको उसने कॉल करना है या जिसके जरिए उसने कॉल करना है। ठीक है, तो पहले इसको फैच किया, फैच करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फैचेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रजिस्ट्री यूजिंग लुकअप। तो लुकअप मेथड के जरिए हमने ऑब्जेक्ट को फैच किया। उसके बाद क्या किया जा रहा है, ये क्या, उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, इन्वोक्स द मेथड्स यूजिंग फैच्ड ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट उसने फैच किया था वो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, इन्वोक कर दिया जाता है। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ। अब देखें यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ आपने नोट करनी है कि सर्वर जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है या जो भी फंक्शनैलिटी देना चाहता है वो क्या करेगा, वो पहले बताएगा कि जी मैं ये फंक्शनैलिटी जो है वो दे रहा हूँ, उसको वो यहाँ पर रजिस्टर करेगा। ठीक है, रजिस्टर करेगा RMI रजिस्ट्री के अंदर। उसके लिए जो है फंक्शन यूज किए जाते हैं, बाइंड का होता है, फिर रिबाइंड का भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करे, बाइंड द ऑब्जेक्ट इन द रजिस्ट्री यूजिंग रिबाइंड मेथड। रिबाइंड मेथड को यूज करते हुए सर्वर क्या करता है, RMI रजिस्ट्री के अंदर अपना जो है ऑब्जेक्ट्स को रजिस्टर कर देता है या बाइंड कर देता है। ठीक हो गया, तो ये RMI रजिस्ट्री जो होती है एक्चुअली इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, दूसरा क्लाइंट आया, उसने क्या किया कि उसने सर्वर के साथ या सर्वर के अंदर से कोई किसी मेथड को एक्सेस करना है, इन्वोक करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले RMI रजिस्ट्री के अंदर आएगा, उसको देखेगा कि जी किस नाम के जरिए जो है ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि मेथड को इन्वोक करने के काम आता है, तो उस नाम को उठाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ऐसे समझो कि उठाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद सर्वर क्या करता है, सर्वर के अंदर से मेथड को कॉल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे एक क्लाइंट यहाँ पे है, इसी तरीके से दूसरे क्लाइंट का भी आप काम कर सकते हैं, दूसरा क्लाइंट भी सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इस डायग्राम को समझ लिया
तो आप लोगों का RMI को समझना जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, सर्वर क्या करता है, सर्वर जो भी फंक्शनैलिटी देना चाहता है, जो भी सर्विसेज देना चाहता है, ठीक है, तो वो RMI रजिस्ट्री एक होती है, उसके अंदर जो है वो रख देता है ऑब्जेक्ट्स के नाम, ठीक है। मतलब है कि वो यहाँ पे बता देता है, रजिस्टर कर देता है कि ये जी हमारे पास ये चीज़ जो है अवेलेबल है। जो भी क्लाइंट आता है वो इस RMI रजिस्ट्री के अंदर सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसी ऑब्जेक्ट को फेच कर देता है और वो कहता है कि जी मुझे ये चीज़ जो है वो कॉल करके बता दो, ठीक है। तो ये ऐसा समझो कि क्लाइंट सर्वर जो है RMI रजिस्ट्री के ज़रिए जो है वो अपना ये प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आऊँगा तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें जो है वो बता दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके गोल्स हैं RMI के कि किस तरीके से जो RMI जो है वो फ़ायदेमंद होती है, किस तरीके से जो है हम इसके अंदर से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। टू मिनिमाइज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन, टू प्रिजर्व द टाइप सेफ्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड गार्बेज कलेक्शन, मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग विद लोकल एंड रिमोट ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके गोल्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो असल आज का जो टॉपिक है वो 2 डायग्राम्स के ऊपर है। अगर आप लोगों ने इन 2 डायग्राम्स को समझ लिया, ठीक है, तो आप लोगों का आगे जो है काम करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। जब मैं एग्जांपल्स के ज़रिए आप लोगों को ये चीज़ की समझाऊंगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने कोई डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनानी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स का ये हिस्सा है तो इसलिए हमने RMI के बारे में इंट्रोडक्शन लेना है। जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर कोई ख़ास हमने डेवलपमेंट वगैरह नहीं करनी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना ज़रूरी है कि स्टब क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और RMI रजिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। क्लाइंट सर्वर का तो आप लोगों को पता है, स्टब का पता होना चाहिए, स्केलेटन का पता होना चाहिए और RMI रजिस्ट्री का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक इसी तरह वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे RMI की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।